Hello guys, welcome to Science Vision Institute. Today in this lecture, I will start classical mechanics for CSIR NET, GATE and JST exam. And before starting classical mechanics, we should go through its syllabus for NET exam. Okay, so let's start. This is the syllabus of classical mechanics for NET exam. The chapter number 1 is the Newtonian mechanics, then Lagrangian dynamics, Hamiltonian dynamics, variational principle, canonical transformation and brackets, Hamilton-Jacobi theory, small oscillation and normal modes, central force problems, phase space trajectory, special theory of relativity. Okay, तो मेनली यहाँ पर देर आर 10 चैप्टर्स कवरिंग द क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर नेट एग्जाम, राइट। अब बात करते हैं बुक्स की, कौन कौन सी बुक्स को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो मैकेनिक्स के लिए क्लेपनर एंड कोलन ये फॉरेन राइटर की बुक है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। एंड DS माथुर ये इंडियन राइटर की बुक है, राइट। एंड क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए गोल्डस्टीन एंड JC उपाध्याय। गोल्डस्टीन फॉरेन राइटर की बुक है और JC उपाध्याय ये इंडियन राइटर की बुक है। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं इसके वेटेज की कि नेट, गेट और चेस्ट में इसका वेटेज क्या होता है क्लासिकल मैकेनिक्स का। तो नेट एग्जाम में क्लासिकल मैकेनिक्स का वेटेज जो है 34 मार्क्स होता है आउट ऑफ 200, राइट। सेक्शन बी में यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरी 3.5 मार्क्स, so it is 14. And in section C there are 4 questions, okay, and each question carry 5 marks, so it is 20, and this is the total 34 marks, right. In GATE exam it carry approximate 14 marks out of 100, and in JST exam it carry approximate 18 marks out of 100. गेट का एग्ज़ाम जो है आपका 100 मार्क्स का होता है, तो 14 मार्क्स का वेटेज है इसका, और जिस्ट का भी आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट इसमें गेट से ज़्यादा वेटेज है इसका, राइट। एंड नेट का एग्ज़ाम जो है 200 मार्क्स का आपको करना होता है, हालांकि विद चॉइस यहाँ पर ये ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर मैंने चॉइस को कंसिडर नहीं किया है और यहाँ पर कोई चॉइस नहीं होती है, ओके। तो ये था आपका सिलेबस क्लासिकल मैकेनिक्स का, ये बुक्स हैं और ये इसका वेटेज रहा, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्स में, राइट। तो यहाँ पर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स से, ओके। आज की इस क्लास में हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स से स्टार्टिंग करेंगे, राइट। तो इसको इरेज कर देते हैं एंड स्टार्ट करेंगे। Okay, so let's start from Newtonian mechanics. And न्यूटोनियन मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं टॉपिक्स को डिसाइड कर देता हूँ कि आज के इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, ओके। तो टॉपिक्स क्या रहेंगे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो मैकेनिक्स है क्या, and then equations of motion, and then types of forces, इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम कौन कौन से फोर्सेस पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए मेनली कौन कौन से फोर्सेस होंगे जो मैकेनिक्स में हम लोग ट्रीट करेंगे। जैसे नॉर्मल रिएक्शन है, एंड से लिखते हैं इसको, एंड फ्रैक्शनल फोर्स है,
जनरली एफ से लिखेंगे, एंड देन टेंशन इन स्ट्रिंग, टी से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड स्प्रिंग फोर्स इसको एफ से लिख दीजिए, राइट। एंड आफ्टर इट एफ पी डी, व्हाट इज एफ पी डी? फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैकेनिक्स, फ्री बॉडी डायग्राम, शॉर्ट में इसको एफ पी डी कहेंगे, ठीक है। तो जब अभी इसका नंबर आएगा तो हम इसको पढ़ेंगे। एंड देन रिजर्वेशन ऑफ फोर्सेस, एंड सिक्स्थ है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इसमें इक्विलिब्रियम में ये कॉप्लेनर फोर्सेस, इनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड देन इसके बाद हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज की, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट। वो आपका न्यूटन्स लॉ है, इसके बेस्ड प्रॉब्लम पूछी जाएंगी। तो हम न्यूटन्स लॉ की स्टडी करेंगे 7th नंबर पर, राइट। इससे पहले ये बेसिक्स को क्लियर करने के लिए ये सब आपको आना चाहिए, राइट। देन हम न्यूटन्स लॉज पर जाएंगे, एंड आफ्टर इट न्यूटन्स लॉज तो आपने पढ़ लिया है, बट जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे तो इनका यूज कैसे करेंगे? तो स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व न्यूटोनियन मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स, स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व न्यूटोनियन मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स, राइट। एंड देन हम आएंगे प्रॉब्लम्स पर। अब प्रॉब्लम्स भी आपके दो तरह की होंगी, इसको आगे इस तरह से लिख लीजिए यहाँ पर। दो तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, जनरल प्रॉब्लम्स होंगी जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होंगी, ठीक है। एंड देन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होंगी जो आपकी एग्जाम्स में पूछी जाती है, राइट। तो ये टॉपिक्स हैं जिनको हमको आज इस लेक्चर में स्टडी करना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें आगे बढ़ेंगे। Okay, so let's go. What is mechanics? Mechanics क्या है? The branch of physics in which we study the motion of a body in space with respect to time. Simple, right? And motion of the body, अब इसे लिख पाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। Motion of a body, it involves position and time, and for position we use coordinate system. And for time we use clock. Simple. And motion of the body, motion के लिए जब आप स्टडी करेंगे तो कौन कौन से टूल्स हैं जिनका आप यूज करेंगे? वो टूल्स क्या हैं? उसके लिए आप यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस को, न्यूटन्स के लॉज को, राइट। तो टूल्स क्या हो गए आपके?
न्यूटन्स लॉज, मेनली ये टूल्स हैं, राइट। नाउ बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की, राइट। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ दो तरह के केसेस होंगे, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो पहला है आपका यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में क्या है, ए इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट होगा। तो वो इक्वेशंस ऑफ मोशन ये कौन कौन सी हैं आपकी, बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर प्लस 2 एस। ओके, वेयर आपका u क्या है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है एट टाइम t इक्वल्स टू 0, राइट। b क्या है, वेलोसिटी एट टाइम t, राइट। इसको फाइनल वेलोसिटी भी बोलते हैं, वेलोसिटी एट टाइम t, राइट। एंड s क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, एंड एट टाइम t आल्सो, राइट। एंड तो ये है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, इन दैट केस आप इन इक्वेशंस का यूज करेंगे। अगर आपका नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है तो उसके लिए यहाँ पर क्या होगा, आपका एक्सीलरेशन को है कांस्टेंट नहीं होगा। तो जो जनरल इक्वेशंस है आप वही यहाँ पर यूज करते हैं। जो वेलोसिटी है उसको कैसे लिखेंगे आप, ds ओवर dt, एंड एक्सीलरेशन आपका किस तरह से डिफाइन होगा, dv ओवर dt। सिंपली इस तरह से आप इनको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और वेक्टर हटा भी सकते हैं आप सिंपली, ठीक है। और इन इक्वेशंस को आप ऐसे भी लिखेंगे, इनकी मेनली दो इक्वेशंस ये हो गई। एंड ds को आप कैसे लिख सकते हैं, ds इक्वल्स टू b dt, एंड dv को आप कैसे लिख सकते हैं, a dt, राइट। तो अगर यहाँ से अगर आपको डिस्टेंस और वेलोसिटी फाइंड आउट करना हो तो आप इनको इंटीग्रेट करेंगे विद प्रॉपर बाउंड्री कंडीशंस, right। And then now let's talk about the types of forces in mechanics। कौन कौन से फोर्सेस हैं, ठीक है। तो वो फोर्सेस देखिए वैसे तो यहाँ पर हम बात करें मैकेनिक्स में तो जो मेनली जो फोर्सेस हैं आपके वो तो आपके वही है, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन एंड फ्रिक्शन फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स, ओके। बट अगर इनको कैटेगराइज करें अगर आप, ठीक है, तो आप कहेंगे फील्ड फोर्सेस। फर्स्ट है आपका फील्ड फोर्सेस। फील्ड फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पर दो तरह के फोर्सेस हैं, ठीक है। तो वो दो तरह के फोर्सेस कौन कौन से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज
ठीक है। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन टू चार्ज बॉडीज। And here the contact between the bodies is not necessary. Okay. दूसरा है contact forces। ठीक है, तो contact forces में क्या होगा, कौन कौन से forces अराइज होंगे। यहां हम बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन की। एंड दूसरा है आपका फ्रैक्शनल फोर्स। ठीक है, एंड इसके बाद में जो थर्ड कैटेगरी है वो है आपकी अटैचमेंट ऑफ द अनदर बॉडी, यानी फोर्सेज ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ द अनदर बॉडी। इसमें क्या होगा कि आपका सपोज कीजिए कोई एक बॉडी है, उस बॉडी से आपने एक स्ट्रिंग के द्वारा दूसरी बॉडी अटैच कर दी, या किसी स्प्रिंग के द्वारा दूसरी बॉडी अटैच कर दी। ठीक है, और जब स्ट्रिंग के द्वारा आपने एक बॉडी अटैच की, उसमें एक पुली भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रिंग में क्या होगा, एक टेंशन क्रिएट होगी, राइट। और अगर स्प्रिंग से अगर आपने बॉडी अटैच की है तो वहां पर स्प्रिंग फोर्स होगा, राइट। यहाँ पर दो तरह की फोर्सेस अराइज होंगे आपकी। वो क्या होगा, टेंशन, टी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, और दूसरा आपका क्या है, स्प्रिंग फोर्स। F इक्वल्स टू kx। ओके, तो यहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रैक्शनल फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है आपका मैकेनिक्स में, राइट। देखिए कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या होगा, समझ लीजिए कि सपोज ये दो बॉडी कांटेक्ट में है, राइट, लाइक दिस। तो इन पे क्या होगा, दे एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर, फर्स्टली सिंपल, राइट। यानी पहला पॉइंट क्या हुआ, इफ टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर देन दे एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर, राइट। दूसरा ये है कि मान लीजिए उनका जो कांटेक्ट है वो क्या है, फ्रैक्शन लेस है, स्मूथ कांटेक्ट है। ओके, तो वहां पर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि दो बॉडी अगर कांटेक्ट में हैं, राइट, तो उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन होगी जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, राइट। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर वो कांटेक्ट जो सरफेसेस हैं वो रफ हैं एंड देयर इज अ फ्रैक्शन, एंड वो तो दो बॉडीज हैं, वो उनमें क्या है, रिलेटिव मोशन है, राइट, तो वहां पर फ्रैक्शनल फोर्स अराइज होगा, राइट। यानी कि इफ द सरफेस इज रफ and there is a relative motion between the bodies, in that case there will be the frictional force, and that frictional force will be perpendicular to the normal reaction, right। तो पहला क्या है आपका नॉर्मल रिएक्शन,
कब क्रिएट होगा ये, जब दो बॉडीज हैं, है ना, इस तरह से कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर ये सरफेस के परपेंडिकुलर एक रिएक्शन होगी। अभी हम एग्जाम्पल लेके बात करेंगे, ठीक है। एंड दूसरा है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। ये कब होगा, बॉडी क्या है, रफ, जब उनके सरफेसेस जो हैं वो क्या हैं, रफ हैं, और यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो रही है। इन दैट केस देयर अराइज द फ्रिक्शनल फोर्स F, and this frictional force will be perpendicular to the normal reaction, right? And in this case you can calculate is the resultant force, okay? तो F नेट अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट F स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2Fn cos 90, राइट, तो वो जीरो हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको रिजल्टेंट फोर्स भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सबसे पहले मान लीजिए दो ब्लॉक्स आप कंसीडर कर लीजिए, इसको इस तरह से बनाइए, ये कोई सरफेस है, यहाँ पर एक ब्लॉक है ये, और एक ब्लॉक को मैंने क्या किया, इसके ऊपर रख दिया, अनदर ब्लॉक, दिस द ब्लॉक ए एंड दिस इज द ब्लॉक बी। सपोज कीजिए इस पर एक फोर्स लग रहा है F, राइट, एंड इसी तरह से इस पर मान लीजिए F1 फोर्स लग रहा है और इस पर ये F2 फोर्स लग रहा है, ओके। तो इन दिस केस अगर हम दोनों ब्लॉक्स पर नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो इन पर हम इसको नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पर इनकी डायरेक्शंस क्या होंगी, तो देखिए ए ब्लॉक की बात करें, राइट, दिस, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो F1 आपका इधर लग रहा है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, ये जो सरफेस है, ये जो ब्लॉक है B, इसका सरफेस इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो ये होगी इस केस में। एंड जो फ्रैक्शनल फोर्स है होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, F1 इधर लग रहा है, तो मोशन के अपोजिट आपका फ्रैक्शनल फोर्स होगा, इधर आपका फ्रैक्शनल फोर्स होगा, राइट। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है। ब्लॉक बी की अगर बात करें तो देखिए दिस इज अ ब्लॉक, राइट। अब यहां पर F2 फोर्स किधर लग रहा है, इधर लगने दो। अब यहां पर नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, तो ये आपका ब्लॉक है, राइट। अब ये ब्लॉक का जो सरफेस है ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो इसका जो सरफेस है उसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसको यहाँ पर लिख दीजिए बी, दिस इज ए, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर होगी इधर नीचे की तरफ, एंड यहाँ पर जो फ्रैक्शनल फोर्स होगा वो अपोजिट टू द मोशन, तो वो इधर होगा। बात आ रही समझ में? तो क्लियर है ना। एंड इसी तरह से अगला केस है अटैचमेंट ऑफ द अनदर बॉडी, तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इसकी स्टडी करते हैं। अब देखिए मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, तो सिस्टम की अगर मैंने वर्ड यूज किया है तो मीन्स मोर देन वन बॉडीज, मोर देन वन पार्टिकल्स वहाँ पर होंगे।
अब वो पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज किस तरह से हैं, या उनको अरेंज करने के लिए कैसे उनको अरेंज किया गया है। मीन्स कोई एक बॉडी है तो आपने दूसरी बॉडी को उससे अटैच कर दिया। कैसे अटैच किया? अगर आपने स्ट्रिंग का यूज किया है या स्प्रिंग का यूज किया है, राइट, तो उस केस में क्या होगा, स्ट्रिंग से अगर आपने अटैच किया तो वहां पर टेंशन होगी, है ना। अब इसकी आपको स्टडी करनी है। अनदर बॉडी, ठीक है। अब इसको समझिए, इसमें क्या है, दो तरह के केसेस हैं मेनली। या तो आप स्ट्रिंग से अटैच कर सकते हो या स्प्रिंग से अटैच कर सकते हो। अगर आप स्ट्रिंग से अटैच करते हो तो यहां पर टेंशन टी, और स्प्रिंग से करते हो तो आपका क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा। ठीक है, बट यहां पर दिस इज इंपॉर्टेंट केस, टेंशन इन स्ट्रिंग, राइट। तो टॉपिक हुआ आपका टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का केस है, तो देखिए यहां पर समझ लीजिए दो तरह के केसेस हैं मेनली। या तो स्ट्रिंग आपकी इनएक्सटेंसिबल है या एक्सटेंसिबल है, ये आपको याद रखना होगा। दूसरा ये है कि स्ट्रिंग आपकी मासिव है या मासलेस है, राइट। तो यहाँ पर समझ लीजिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जब आप न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे, राइट, तब ये आपको काम आएंगे। तो नोट करके लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें क्या है मैं यहाँ पर देखिए लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज लिखवाने की जरूरत नहीं है। कुछ सिंबल्स का यूज करके, टेबल का यूज करके या डायग्राम्स बना के समझा देता हूँ, ठीक है। तो कम थ्योरी में काम चल जाएगा बट अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। स्ट्रिंग के दो तरह के केसेस यहाँ पर बनेंगे। आपका इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी, और दूसरी है एक्सटेंसिबल। अगर स्ट्रिंग आपकी इनएक्सटेंसिबल है, इन दैट केस क्या होगा, कोई भी आपकी एक बॉडी है, राइट, और उससे स्ट्रिंग से बहुत सारी बॉडी अटैच्ड है। बॉडी है आपकी, सॉरी, स्ट्रिंग है आपकी इनएक्सटेंसिबल। इन दैट केस वो जो बॉडीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी, उनके एक्सीलरेशंस क्या होंगे, सेम होंगे। और अगर आपकी स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल है तो जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज अटैच्ड हैं स्ट्रिंग से, तो उनकी जो एक्सीलरेशंस हैं अब जो है सेम नहीं होगी अगर आपकी एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। बात आई समझ में? तो इनएक्सटेंसिबल केसेस में क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ वेरियस बॉडीज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग। आर सेम, एंड यहां पर एक्सीलरेशन ऑफ द वेरियस बॉडीज, सिंपल लैंग्वेज समझ रहे हैं, आर नॉट सेम। एक्सटेंसिबल का अगर आपका केस है तो अब
इसी तरह से दूसरा है, बस इतना याद रखना है, दूसरा है आपका कि ये मासिव है या नॉन मासिव है। ठीक है, तो पहला केस आपका ये है, आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, एंड दूसरा ये है आपका स्ट्रिंग। अब यहाँ दो तरह के केसेस होंगे, मासलेस स्ट्रिंग एंड मासिव स्ट्रिंग। ठीक है, तो मासलेस एंड दूसरा मासिव। अब क्या होगा, अगर स्ट्रिंग आपकी मासलेस है, याद रखना, स्ट्रिंग अगर आपकी मासलेस है, देन टेंशन इन स्ट्रिंग विल बी सेम एट एवरीवेयर, एंड इफ द स्ट्रिंग इज मासिव, in that case the tension will be different at different points in the string, right? Different points means in string, अगर string में जो टेंशन है वो वेरी करेगी at point to point, सिंपल। तो यहाँ पर लिख लीजिए string यानी मासलेस है, then टेंशन इन string will be same at everywhere, एंड इस केस में क्या होगा, टेंशन इन string will not be सेम। तो ये की पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखना है, जो न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करेंगे तब ये आपको बहुत काम आएंगे, राइट? अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। देखिए, इनएक्सटेंसिबल एंड एक्सटेंसिबल का पहले केस ले लेते हैं। ठीक है, तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग अगर है आपकी, ठीक है, तो उस केस में एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो इसका कोई एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे ले लीजिए एग्जांपल, यही मेन चीज़ें हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में सॉल्व आपके काम आएंगी। ठीक है, ये कोई बॉडी है, मान लीजिए इसका मास है कैपिटल एम। ठीक है, ये कोई बॉडी है जिसका मास है स्मॉल एम, इसको मैंने अटैच कर दिया एक स्ट्रिंग से, राइट? अब ये जो स्ट्रिंग है वो क्या है, इनएक्सटेंसिबल है, राइट? और यहाँ पर कोई फोर्स एफ लग रहा है ना, ये इसको पुल कर रहा है ना। इनएक्सटेंसिबल मीनिंग समझते हैं ना, जो स्ट्रेच ना हो सके। अब देखिए, तो इस केस में क्या होगा, इस बॉडी का मास, इस ब्लॉक का मास और इस ब्लॉक का सॉरी मास, तो इसका स्मॉल एम है, इसका कैपिटल एम, इनकी जो एक्सेलरेशंस हैं वो सेम होंगे। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होंगे, सेम एक्सेलरेशंस होंगे इनके। बात आ रही समझ? एक एग्जाम्पल इसका ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में जैसे सपोज कीजिए एडवुड मशीन आपने पढ़ा होगा, है ना। इन दैट केस क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह से, है ना, तो एक बॉडी ये है और एक बॉडी मान लीजिए ये है, इसका मास मान लीजिए स्मॉल एम है, इसका कैपिटल एम है, राइट? तो
मान लीजिए कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, तो ये इस तरह से मूवमेंट होगा, तो इसका जो एक्सलेशन होगा एस को ऐसे ऐसे लिखिएगा, एंड इसका एक्सलेशन, इनके एक्सलेशन क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अब यहीं पर दूसरा देख लीजिए केस, अगर आपका एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती इसी केस में, तो आपके एक्सलेशन सेम नहीं होते, ठीक है। तो अगर आपका यहीं पे कर लेते हैं एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, तो एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, एक्सलेशन सेम नहीं होंगे, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसका एग्जांपल कैसे लेंगे, यही एग्जांपल ले लीजिए सेम, इसका मास m है और इसका मास स्मॉल m, इनको अटैच कर दीजिए। अब ये जो स्ट्रिंग है आपकी कैसी है, इनएक्सटेंसिबल है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F, राइट। तो अगर इसका एक्सलेशन आपका क्या है, A है, तो इसका फिर क्या होगा, A डैश होगा। तो ये क्वेश्चन में हमेशा दिया होता है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग या एक्सटेंसिबल, मासिव और मासलेस, राइट। अब एग्जांपल लेते हैं मासिव स्ट्रिंग का, मासलेस स्ट्रिंग का, है ना। देखिए मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग है तो क्या होगा, टेंशंस आर द सेम एवरीवेयर इन स्ट्रिंग, एंड मासिव है तो टेंशन आर डिफरेंट एट एवरीवेयर इन द स्ट्रिंग, एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द स्ट्रिंग। सो इसके एग्जांपल्स लेते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए इसका एक सिंपल एग्जांपल आप ये लीजिए, मान लीजिए कोई सरफेस है, यहाँ पर ये दो ब्लॉक्स हैं, है ना, इनके मासेस आप मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट मासेस हैं। तो कैपिटल एम स्मॉल एम मान सकते हैं, M1 M2 मान सकते हैं, और ये एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, और यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है आपका F, ठीक है। और ये क्या है, मास लेस स्ट्रिंग है। इस केस में होगा क्या, देखिए ये मासेस है, यहाँ पर आप फोर्स लगाएंगे, है ना, तो इसमें एक खिंचाव होगा ना, जिसको हम टेंशन बोलते हैं, बात आई समझ में। तो यहाँ पर एक टेंशन होगी ये, और एक टेंशन यहाँ पर होगी। अब ये दोनों टेंशन होंगी सेम, ये भी T ये भी T, इन मास M1 पर एक खिंचाव लगेगा, राइट, ये ब्लॉक लगाएगा, वो T होगा, और मास M2 पर ये लगाएगा, वो क्या होगा, वो भी T होगा। इन दिस केस द टेंशन इज सेम। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल इसका किस तरह से ले सकते हैं, सपोज कीजिए एक पुली को हमने अटैच कर दिया, ठीक है। सपोज कीजिए ये कोई मास है ना, मान लीजिए ये M1, और इसको हमने अटैच कर दिया बाई ये पुली, और ये यहाँ से होता हुआ इस तरह से
ये कोई दूसरा मास है मान लीजिए M2, ठीक है। अब क्या होगा इस केस में, इस तरह से, राइट। अभी इस केस में क्या होगा, M1 M2 इनके मासेस पे डिपेंड करेगा मोशन किस तरह से हो रहा है। मान लीजिए M2 इज ग्रेटर देन M1, तो ये इस तरह से नीचे इस पर एक फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन इधर होगा, राइट। बट अल्टीमेटली टेंशन तो होगी, चाहे मोशन हो रही हो या ना हो रही हो। चाहे ये दोनों ब्लॉक मोशन कर रहे हो या ना कर रहे हो, टेंशन तो इसमें होगी ना। यहाँ पर देखिए ये स्ट्रिंग है आपकी, यहाँ से पास होके जाएगी, बात आई समझ में। तो इसकी वजह से एक टेंशन तो इसमें होगी और इसकी वजह से यहाँ पर होगी। इसी तरह से यहाँ पर एक टेंशन होगी और यहाँ पर टेंशन होगी। तो ये जो टेंशन होगी, दीज आर द सेम टेंशन। आपकी मासलेस स्ट्रिंग है इन दैट केस। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये पुली जो है फ्रैक्शनल लेस है, F = 0, यानी कि फ्रैक्शन लेस पुली लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली। अगर यहाँ पर फ्रैक्शन आ गया तो उस केस में यहाँ पर कुछ चेंजेस आ जाएंगे, बिफोर पुली एंड आफ्टर पुली ये टेंशन जो है डिफरेंट हो जाएंगे इन दैट केस। तो या तो फिर नोट करके यहीं पर लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए यहाँ पर, इफ देयर इज फ्रैक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली, ठीक है, इन दैट केस लिखिए देन टेंशन इन स्ट्रिंग will be different before pulley and after pulley। इसका मीनिंग सिंपल से ये हुआ कि पुली से इस साइड में एंड पुली से इस साइड में। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, एज ए लैंग्वेज लिखिए, इफ देयर इज फ्रैक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली देन टेंशन इन स्ट्रिंग विल बी डिफरेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पुली, ऑन both sides of पुली। पुली की दोनों साइड में टेंशन जो होगी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इसका अलग से एग्जांपल लेने के बजाय इसी में मैं बता दे रहा हूं, इन दैट केस दिस विल बी टी डैश एंड दिस विल बी टी डैश, समझ रहे हैं। ये एग्जांपल अब इसका हो गया, राइट। अब मान लीजिए तो ये रहा आपका मासलेस स्ट्रिंग। यहाँ पर मैकेनिक्स में याद रखना यही है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अक्सर स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। कोई यहाँ पर ऐसी लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है, बात आई समझ में। जो कुछ भी है यही है, इसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको कर दिया है। इसमें कोई लंबी चौड़ी थ्योरी मैंने नहीं लिखाई है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करवा दिया बस भाई, उसी से काम चल जाएगा, राइट। तो यही होती है
जो है एक स्मार्ट अप्रोच। अब बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी यहाँ लिखाते रहो तो इतना टाइम नहीं होता है, राइट। अब बात आती है मासिव स्ट्रिंग। मासिव स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, टेंशन इज डिफरेंट एट ईच पॉइंट्स, राइट। तो लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए ये दो ब्लॉक्स हैं, M1 एंड दूसरा ब्लॉक क्या है आपका M2। ये किसी स्ट्रिंग से अटैच्ड है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है आपका F, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा ये जो टेंशंस होंगी वो अलग अलग होंगी। ये अगर T है तो इसे आपको ये T डैश होगी। बात आई समझ में। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, इससे अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। M1 और आप क्या करते हैं, पुली लगा लीजिए, है ना, जैसे कि इससे पहले लिया था। दिस इज M2, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये मासिव स्ट्रिंग है, तो जितनी भी टेंशंस होंगी सब डिफरेंट डिफरेंट होंगी, है ना। ये होती है, ये है, तो इसको मान लीजिए दिस इज अ T1, दिस इज अ T2, दिस विल बी T3 एंड दिस विल बी T4। ऑल आर द डिफरेंट्स, सिंपल, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अब दूसरी बात, यहाँ पर फ्रैक्शन हो या ना हो, है ना, टेंशन तो डिफरेंट होगी ना, तो वो केस हमने पहले ही यहाँ पर पीछे लिख लिया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय, ठीक है। इसके बाद में आपको स्टडी करना है, क्या है न्यूटन्स लॉज। बट न्यूटन्स लॉज को स्टार्ट करने से पहले हम FBD पढ़ेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। तो आइए फ्री बॉडी डायग्राम क्या है समझते हैं इसको। शॉर्ट में इसको FBD लिखेंगे। अब देखिए समझिए FBD क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये समझिए। देखिए हम बात करते हैं इस सिस्टम की, तो सिस्टम मोर देन वन बॉडीज हो सकती हैं और होती हैं, बट यहाँ पर सिस्टम इन मैकेनिक्स, यहाँ पर होगा क्या कि मोर देन वन बॉडीज को आप कंसीडर करके एक सिस्टम को यहाँ पर कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। अब मैं एग्जाम्पल यहाँ पर अभी नहीं ले रहा हूँ, इसके बाद में लूँगा। जैसे एक इनक्लाइंड प्लेन है, राइट, उस पर एक बॉडी है, तो इस तरह के केसेस हैं, मोर देन वन बॉडीज भी हो सकती हैं, तो उसको हम यहाँ पर सिस्टम कहेंगे। अब बात ये आती है कि FBD जो आप फाइंड आउट करेंगे किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए, राइट। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी पर फोकस करें, बॉडी ऑफ इंटरेस्ट, राइट, और उस बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको ड्रॉ कर लें, बाकी सब चीज को रिमूव कर दें, यानी कि बॉडी ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस कीजिए, राइट, एंड अनदर बॉडी जो है उनको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, एंड डिस्कार्ड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स।
right, and count down the forces acting on that body, and that is the free body diagram. So it is simply a diagrammatic representation of a single body isolated from its surroundings and showing the forces acting on the body. सिंपल, राइट। तो उसको ये लैंग्वेज अब मुझे यहाँ पे लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ चुके होंगे। मेन काम मेरा है यहाँ पर समझाना आपको, राइट। तो अब जैसा कि इसका नाम है फ्री बॉडी, यानी कि फ्री बॉडी, बॉडी को फ्री कर दो आप, और जो भी फोर्सेस इस पे वर्क कर रहे हो वो आपको उनको काउंट कर लीजिए, ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओगे आप, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले सेलेक्ट द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखवाने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए, ठीक है। हाउ टू मेक एफबीडी आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, सेलेक्ट बॉडी, है ना, आपने बॉडी को सेलेक्ट किया। सेकंड क्या है कि आप इसको ड्रा द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, इस पर जो भी फोर्सेस वर्क कर रहे हैं ड्रा द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी। थर्ड क्या है, डिस्कार्ड फ्रॉम द अनदर बॉडीज, है ना, कार्ड फ्रॉम अनदर बॉडीज ऑफ नॉट इंटरेस्ट and not wanted, ठीक है। हाँ, एंड इसके बाद में क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप ड्रॉ कर दीजिए, यानी कि डिसाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिसाइड कर दीजिए, बन गया आपका एफपीडी। अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल्स में क्या है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई बुक है, एम मास है मान लीजिए, इसका आपसे कहा जाए कि इसका एफबीडी बनाइए, तो इसका एफबीडी में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, दिस इज द बुक, ठीक। तो क्या क्या करते हैं इसमें, बॉडी ऑफ इंटरेस्ट को सेलेक्ट कीजिए, और बाकी डिस्कार्ड द अनदर बॉडीज, यानी आइसोलेट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, राइट। अब इस पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको ड्रॉ कर दीजिए। तो इस पर इसका वेट mg नीचे की ओर लगेगा, और ये जो सरफेस है ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगा, तो ये एफबीडी हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए इस तरह से ये बी शेप में ये एक ग्रूव है, इसमें सिलेंडर रख दिया आपने इस तरह से, ऐसे, है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ऐसे सिलेंडर को आप फंसा दीजिए। अब इसका एफबीडी बनाना है आपको, राइट। तो कैसे बनाएंगे, देखिए एक सिलेंडर यहाँ पर, इसका आपको एफबीडी बनाना है, ठीक है। ये इसका एफबीडी था, इसका एफबीडी आपको बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए क्या करते हैं, बॉडी ऑफ इंटरेस्ट दिस,
बाकी सबको हटा दीजिए। बट बाकी बॉडी जो है, जो फोर्सेस लगाएंगे उनको हमें काउंट करना है। तो इसका एक तो वेट नीचे की ओर वर्क करेगा, और यहाँ पर ये जो सरफेसेस हैं ये नॉर्मल रिएक्शन इस पे लगाएंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट, लाइक दिस, दिस एंड दिस। इसे N1 मान लीजिए, इसे N2, तो बन गया FPD। और भी एग्जाम्पल्स इसके अलावा हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए मोर देन वन ब्लॉक्स एक साथ कंसीडर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए 3 ब्लॉक्स हमने ले लिए, ठीक है। ये है ना, ये 3 ब्लॉक्स एक साथ रखे हुए हैं, ठीक है। इनका नाम दे दीजिए ABC। अब इन तीनों का अलग अलग आपको FPD बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? FPD बनाते हैं सबसे पहले A का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A का जो अपना वेट है वो तो नीचे और लगेगा WA, बट ये जो B है इसका जो सरफेस इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की ओर, ये नॉर्मल रिएक्शन होगी। अब चाहे तो आप इसका नाम दीजिए नॉर्मल रिएक्शन एट A ड्यू टू सरफेस ऑफ द B, ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल N लिख दीजिए। बात आ रही समझ में? अब इसके अलावा जो आपका B है FBD हम किसी बनाते हैं B वाले की, तो B वाले का इधर बना लीजिए, ये B वाला ब्लॉक है, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसका जो वेट है WB नीचे की ओर ही वर्क करेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब यहां पर C का सरफेस जो है इस पर एक अपर डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगी यहाँ पर। अब ये नॉर्मल रिएक्शन N है तो B पर, किसकी वजह से? C की सरफेस की वजह से। इसी तरह से ये A इसका सरफेस इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा नीचे की तरफ। तो अब इसको इस तरह से हम इसी में दिखा देते हैं, N at B ड्यू टू A। बात आई समझ में? अब बात आती है C की। इसी तरह से C पर अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो C पर ये जो ब्लॉक है इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन नीचे की ओर होगी, C का वेट नीचे की तरफ वर्क करेगा, और इसके सरफेस की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो इस पर ऊपर की तरफ होगी, राइट। तो बना सकते हैं। अब एक एग्जांपल और लीजिए, मान लीजिए एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड विद द 2 स्ट्रिंग्स एज शोन इन द फिगर। तो देखिए यहां पर ये कोई ब्लॉक है, इसका अपना मास है m, है ना। तो एक स्ट्रिंग ये है इस तरह से अटैच्ड है, और दूसरा
इस तरह से ये अटैच्ड है। इसका आपको FBD बनाना है। यहाँ से ये एंगल मान लीजिए दिस इज थीटा, इस तरह से इन्होंने लिखा है। तो इसका FBD आपको बनाना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तरीका क्या है, क्या करते हैं हम, चलिए बनाते हैं इसका FBD। क्या करते हैं, बॉडी ऑफ इंटरेस्ट वो ये है ना, इसको आइसोलेट कर दीजिए बस। है ना। अब इस पर क्या होगा, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, वेट इसका नीचे की तरफ लगेगा, एक टेंशन इधर होगी इसकी वजह से, एक टेंशन ये होगी, इन्हीं को हमें ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है, राइट, है ना। तो mg इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा। अब यहां पर एक टेंशन होगी, और एक टेंशन इधर होगी, बात आई समझ में। तो यहां पर अब यहां पर ये ध्यान रखना, इनके नाम दीजिए, इसको T1 दीजिए, इसको T2। तो ये FBD इसके लिए बन गया, ठीक है ना। इसके बाद में अब आपको कौन कौन से बेसिक फंडामेंटल इसके अलावा पता होना चाहिए, जैसे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है, और इक्विलिब्रियम, कॉप्लेनर फोर्सेस, है ना। मेनली इन्हीं की रिक्वायरमेंट रहेगी जो आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, चलिए रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की ओर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या है, किसी फोर्स का रेजोल्यूशन करने का क्या मीनिंग हुआ, बताइए। फोर्स रिप्लेस्ड बाई सेट ऑफ इक्विवेलेंट कंपोनेंट्स, यही तो करते हैं, फोर्स को आप रिप्लेस कर देते हैं बाई इक्विवेलेंट सेट ऑफ कंपोनेंट्स, रिप्लेस्ड बाई सेट ऑफ कंपोनेंट्स, यही तो करेंगे, राइट। और इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आपको पहले से डिसाइड होता ही है। अब जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, दिस इज एक्स बाई, ये कोई फोर्स है आपका एफ, है ना। तो इसको अगर आप रिजॉल्व करें तो देखिए, तो ये हो गया आपका F1, ये इसके कंपोनेंट्स हो गए, इन कंपोनेंट्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड कंपोनेंट्स अलोंग द वाई एक्सिस। तो इसको आप F1 मान लीजिए, इसको आप F2 मान लीजिए। तो ये जो F1 होता है, हाँ यहाँ पर ये एंगल देना बहुत जरूरी है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर आपका ये कोई फोर्स है ना। तो ये आप जानते ही ये क्या होता है आपका F cos थीटा, और F2 क्या हो जाएगा, F sin थीटा। याद रखना, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए, एक्सिस के अलोंग, जिस भी एक्सिस के अलोंग आप इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, तो जिस एक्सिस से एंगल आपका ये बन रहा है थीटा, उसके अलोंग ये cos थीटा होता है, एंड रिमेनिंग के अलोंग sin थीटा। ये आप सिंपली इसको हमेशा इस तरह से याद रखो कि जिसके अलोंग आप इसे क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व
जिस एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व कर रहे हैं वहां से जो एंगल बनेगा फोर्स का, दैट फोर्स इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा को भूल ही जाओ बिल्कुल, ये थीटा है, ये क्या बना एफ कॉस थीटा, और ये एंगल क्या बना 90 माइनस थीटा बना। तो ये कंपोनेंट क्या हो गया एफ कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये अपने आप एफ साइन थीटा हो गया। तो इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा याद रखिए सीधे, ठीक है ना। अच्छा अब बात यहाँ पर, ये तो सिंपल सी चीजें आपको बहुत पहले से पता है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या हुआ, सिंपली नो चेंज इन मोशन, नो चेंज इन स्टेट, है ना। तो अगर मोशन में कोई चेंज नहीं है तो वो क्या है आपका इक्विलिब्रियम है। तो दैट मीन्स समेशन एफ इक्वल टू जीरो। अभी समेशन एफ इक्वल टू जीरो का क्या मीनिंग हुआ, ये अगर आपने इसको रिजॉल्व कर लिया है डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अलॉन्ग, है ना, तो उन एक्सिस के अलॉन्ग जो सम है दैट शुड बी जीरो। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं, है ना, कॉलिनियर फोर्सेस क्या है। कोप्लेनर फोर्सेस का मीनिंग क्या हुआ, द फोर्सेस आर इन द सेम प्लेन, उनको क्या कहा जाएगा कोप्लेनर फोर्सेस। एंड कॉलिनियर फोर्सेस द फोर्सेस अलोंग द सेम लाइन, राइट। तो कॉलिनियर का केस एक तरह से बंडी का केस हो गया, और कोप्लेनर का केस फोर्सेस आर इन द सेम प्लेन, तो प्लेन आपका 2D है, 2D का केस हो गया। अच्छा एक होता है कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, तो फोर्सेस आर इन द सेम प्लेन और पासिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो उनको क्या कहा जाएगा। और यहाँ टाइम की भी बात करेंगे, राइट, तो वो आपका कोप्लेनर कंकरेंट। तो मेनली यहाँ पर कोप्लेनर फोर्सेस की यहाँ पर बात करेंगे। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस यहाँ पर अगर हम बात करें, और यहाँ पर ये कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस, फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस आर जीरो एंड आल्सो द टर्निंग इफेक्ट विल आल्सो बी जीरो, राइट। तो यहाँ पर आपको एफ एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई शुड बी इक्वल टू जीरो, and summation tau and any axis is equals to 0। बताइए समझ में। इसके बाद में हम जो है बात करेंगे, ये आपके मेनली रेजोल्यूशन आपने पढ़ ही लिया, इक्विलिब्रियम आपने पढ़ ही लिया, ठीक है ना। इसके बाद न्यूटन्स लॉज की बारी आती है, बट इससे पहले अच्छा ये टॉर्क, टॉर्क भी समझ लीजिए। टॉर्क से आप लोग फैमिलियर होंगे ऑलरेडी, इसे आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये डिफाइन किस तरह से है, टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। अब यहाँ पर आर क्या है, एफ क्या है, इनके भी हम बात करेंगे। इसे आप लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा एंड कैप, इसको समझिए। ये आपका सपोज कीजिए ये आपकी कोई बॉडी है, और ये बॉडी इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकती है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। बताइए समझिए। अब मान लीजिए यहां से
ये डिस्टेंस है मान लीजिए r, इसे O मान लीजिए, इसे मान लीजिए P, ठीक है। और यहाँ पर एक फोर्स F लगा दिया हमने, है ना। तो ये बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पर हमने एक फोर्स लगाया, है ना। तो ये इसके अलोंग मूव करने के लिए फ्री है, बात आई समझ में। तो अगर ये फ्री है तो ये रोटेट करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो यहां पर ये r क्या है, दिस डिस्टेंस, एंड f ये फोर्स है, ठीक है। यहां पर ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। अब ऐसा भी हो सकता है ये एंगल 90 डिग्री हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इन दैट केस आप बोल सकते हैं, दैट इज अनदर केस, राइट। ओके, बट इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑल थ्री विल बी 0, राइट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की मैंने बात की, बट यहाँ पर मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं लिया, राइट। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, क्योंकि मेन यही है, आप टॉपिक को समझें, पढ़ें, और उसके बाद उसका एग्जाम्पल लें, तो इससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। तो देखिए एक सिंपल से मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बस 1 मिनट लगेगा इसमें। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए, इसमें क्वेश्चन है, रिजॉल्व द वेट ऑफ 10 न्यूटन इन 2 डायरेक्शन विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द स्लोप इंक्लाइंड एट द 30 डिग्री एंगल, राइट। तो देखिए इन्होंने कहा कि ये एक प्लेन है जो 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, राइट। और यहाँ पर एक वेट है, ये 10 न्यूटन का, इसको आपको रिजॉल्व करना है। और किस तरह से रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व ए वेट ऑफ 10 न्यूटन इन 2 डायरेक्शंस विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द स्लोप। तो ये जो स्लोप है इसके पैरेलल, यानी कि इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, इसके पैरेलल, इसके आप मान लीजिए x, और इसके परपेंडिकुलर, इसके देखो परपेंडिकुलर बन रहा है ना, ओके। तो ये आपका y हो गया, राइट। तो इनके अलोंग आपको इसको रिजॉल्व करना है। तो ये एंगल अगर आपका 30 है, तो ये एंगल क्या होगा, विल आल्सो भी 30 होगा ना, क्योंकि ये क्या होगा, ऐसे समझ लीजिए ये एंगल क्या होगा, 90 होगा, तो 90 माइनस ये क्या होगा, ये तो आपका 60 होगा ना, समझ गया ना, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इसका अब मैंने क्या कहा, जिसके अलोंग आपको रिजॉल्व करना है उससे एंगल देखिए, है ना। तो दैट फोर्स इंटू कॉस दैट एंगल, कॉस 30, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो होगा आपका 10, ऐसे लिखिए 10 cos 30, ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, W पैरेलल और परपेंडिकुलर, ये प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और ये क्या कहलाएगा इसका, W पैरेलल, और जो क्या हो जाएगा 10 sin 30। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, प्रैक्टिस थोड़ा समझ लीजिए। ये आगे जो आप न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, है ना। ये कुछ बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जरूरी है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है आपका, ये बॉडी इज सपोर्टेड ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन एट 30 डिग्री
to the horizontal by string attached to the body and held at an angle of 30 degree to the plane. Draw a diagram showing the forces acting on the body यानी कि FBD and resolve each of these forces. इन सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करना है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, उनको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रिजॉल्व करना है। और बी पार्ट है इसका पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर भी उनको रिजॉल्व करना है। यानी कि क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या है कि बॉडी सपोर्टेड ऑन द रफ एंड इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि ये आपका एक प्लेन है और ये एंगल क्या है 30 डिग्री के एंगल पे, यानी कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल है, राइट, इस पर इसको सपोर्ट किया गया है। इसके बाद में और ये कैसी है, रफ है, क्या है, हाँ, ये बॉडी सपोर्टेड ऑन द रफ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से ये 30 डिग्री के एंगल पर है, बाय द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द बॉडी एंड हेल्ड एट एन द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द प्लेन। ओके, यानी कि ये जो बॉडी है, अब ये जो बॉडी है ये प्लेन से 30 डिग्री के एंगल पर एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, लाइक दिस, राइट, और ये जो एंगल बन रहा है ये है आपका 30 डिग्री का, इसको और आगे बढ़ा दीजिए, ये एंगल 30 डिग्री का है, समझ रहे हैं, इस तरह का केस है। फिर क्या करेंगे इसमें, अब इन्होंने कहा कि FBD बनाइए और इसको जो है आपको रिजॉल्व करना है। तो ये आपको कैसे करना है इसको आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो आप इसका FBD बनाइए, ठीक है ना। FBD का मतलब क्या होता है, बॉडी ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्रॉ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड आइसोलेट इट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, सिंपल। तो ये आपका है। ठीक है, इसका मास दिया हुआ है, मास नहीं दिया है तो सीधे सीधे आप इसको W मानिए, ठीक है ना। तो देखिए इसका वेट W यहाँ पर नीचे की तरफ वर्क करेगा, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर इसके अलावा और कौन कौन से फोर्सेस होंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो यहाँ पर एक टेंशन होगी, दूसरा यहाँ पर क्या होगा, रफ प्लेन है ना, इसके अलोंग यहाँ पर क्या होगा, एक फ्रैक्शनल फोर्स होगा जो प्लेन के पैरेलल होगा, लाइक दिस। तो आप इसको ऐसे बना लीजिए, और क्या होगा इसके अलावा, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर इस पे नॉर्मल रिएक्शन होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इतने टोटल फोर्सेस होंगे, ये बना FBD। अब इसके बाद उसने क्या कहा है कि क्या कहा है, रिजॉल्व ईच ऑफ दीज फोर्सेस, सारे फोर्सेस को आपको रिजॉल्व करना है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एंड पैरेलल एंड द परपेंडिकुलर। तो इसको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अगर हम देखें तो ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया, है ना। तो ये FBD आपका बन गया। अब इसके बाद हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो पहला केस है आपका
हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली वाला। ठीक है, इसी में बना देता हूं मैं। देखिए ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। इसी के अलॉन्ग आपको क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है। तो यहां पर पहले तो ये समझ लीजिए फोर्सेस कौन कौन से इस पे लगेंगे, उनके अकॉर्डिंग हम इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले मतलब टेंशन टी, नॉर्मल रिएक्शन एन, फ्रैक्शनल फोर्स, एफ एंड वेट। यही है ना। इनको आपको जो है रिजॉल्व करना है। तो देखिए इसका जो वेट होगा W, ये नीचे की तरफ वर्क करेगा, राइट। अब आपको इसको करना क्या है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन इस पे इस तरह से होगी, इसको रिजॉल्व करना है। और फ्रैक्शनल फोर्स जो होगा वो आपका ये होगा। ठीक है, टेंशन जो होगी इसमें टी इधर होगी। तो सारे कंपोनेंट्स को अगर आप अलग अलग रिजॉल्व करें तो देखिए ये एंगल आपका 30 है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 30 होगा। तो सबसे पहले वेट को ही रिजॉल्व कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, इधर W cos 30 हो जाएगा। ओ सॉरी, ये तो इसके अलॉन्ग कर दिया, इसके अलॉन्ग नहीं करना है आपको, इसको रिजॉल्व करना है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले टेंशन को करते हैं, एक एक करके आप आगे बढ़ते हैं। तो पहला केस है आपका टेंशन टी। तो इस केस में क्या करेंगे, देखिए इसका अलग से डायग्राम बनाएं क्या। ये आपका एक्स एक्सिस है मान लीजिए, और ये आपका वाई एक्सिस है। अब आपको समझना ये होगा कि एक्स एक्सिस से ये एंगल कितना बनेगा। देखिए ये प्लेन है, प्लेन से 30 डिग्री का एंगल बनना है, तो यहां से ये एंगल कितना बनेगा, ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। बताइए समझ में। ये है आपकी टेंशन टी, और यहाँ से ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसके अलाउंग इसका जो कंपोनेंट होगा टी कॉस 60 डिग्री, और इसके अलाउंग ये कंपोनेंट होगा टी साइन 60 डिग्री। बात आ रही समझ में। ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा और ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। इसे आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है
इसको तो आप बार बार बना ही लीजिए, x एंड दिस इज y, राइट। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ये है n। इसको आप आगे बढ़ा दीजिए। आपको देखना है कि ये एंगल्स क्या होंगे, तो आपको ये चेक करना है, क्योंकि आपको इसके अलोंग रिजॉल्व करना है। तो ये एंगल अगर आपका 30 डिग्री है, ठीक है ना, तो ये एंगल आपका कितना होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा। बताइए कैसे। इसको अगर आप आगे बढ़ा दें तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। तो ये एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये बचा क्या 60 डिग्री। तो अगर आपको ये पता लग गया कि ये आपका एंगल 60 डिग्री है, तो ये तो अपने आप रिजॉल्व हो गया। एक कंपोनेंट इसका ये हो गया n cos 60 डिग्री, और ये क्या हो गया आपका n sin 60 डिग्री, हो गया रिजॉल्व। दूसरा अगला है आपका बेट। अब यहाँ पर बेट को रिजॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बेट तो अलोंग दिस है, तो सेम एक्सिस के अलोंग बेट क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो इसका ये आप इसका क्या कहलाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट, तो वो W ही हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 0, जरूरत नहीं है। अगला क्या है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स में क्या करेंगे, अब सेम केस फ्रिक्शनल फोर्स के लिए है। ये एंगल अगर आपका क्या है, यहाँ से ये एंगल आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये तो सिंपल है, ये एंगल क्या होगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये क्योंकि ये टोटल एंगल 90 होगा, ये 30, ये 60, तो ये 60 अगर हो गया तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अलग से बनाएं इसको। फोर्थ ट्रैक्शनल फोर्स, तो यहाँ से चलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, है ना। ये है आपका F, यहाँ से ये एंगल है आपका 60 डिग्री, तो ये क्या हो गया F cos 60 डिग्री, एंड ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया F sin 60 डिग्री, हो गया रिजॉल्व। अब बात आती है इसका along the plane and perpendicular to the plane, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, ये भी कर लेते हैं। बी पार्ट, एंड वर्टिकल, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इस केस में इसी डायग्राम को बना लेते हैं, यहाँ पर तो जगह है नहीं, इस तरह से इस तरह से बनाएगा। ये 30 डिग्री का एंगल, यहाँ पर ये ब्लॉक है ना, और ये ब्लॉक जो है आपका यहाँ से ये 30 डिग्री के एंगल पर है, इस तरह से अटैच्ड है, ठीक है। अब अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन,
इस यहाँ से मान लीजिए, तो देखिए इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, सीधा होना चाहिए ये अलोंग द प्लेन, और इसको हटा दीजिए अब, ये वर्टिकल टू द प्लेन हो गया है ना, इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं है ना, तो ये आपका बन गया। चलिए जल्दी से करते हैं। वेट W नीचे की तरफ, टेंशन T, ये हो जाएगी, एंड फोर्स फ्रैक्शनल फोर्स F ये, और नॉर्मल रिएक्शन आपकी ये तो ऑलरेडी ही है, इनको रिजॉल्व करना है। तो इस बार रिजॉल्व करना है ये, तो आपका ये एक्स एक्सिस बना, इसको आपने y मान लिया, इनके अलाउंग आपको रिजॉल्व कर देना है। तो सिंपल है, ये 30 तो ये 30, तो ये वाला मैं सीधे सीधे कर दे रहा हूँ, अलग अलग इधर लिखने की बजाय इसी में ड्रॉ कर देता है। तो W cos 30 है ना, और इसके अलाउंग ये जो कंपोनेंट होगा है ना, इसे आप क्या बोलेंगे, W परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, और यहाँ पर एक W पैरेलल, ये क्या हो जाएगा, W sin 30 है ना। और फ्रैक्शनल फोर्स इस बार क्या होगा, अलोंग द लाइन, तो वही रहेगा, और परपेंडिकुलर 0, इसकी जरूरत है नहीं रिजॉल्व करने की। ये जो रिएक्शन है ना, इसके अलोंग भी चेक कर रहे हैं ना, तो इसके अलोंग क्या हो जाएगा, T cos 30 डिग्री, एंड इसके अलोंग T sin 30 डिग्री, इसको रिजॉल्व कर दीजिए। नॉर्मल रिएक्शन अब नॉर्मल रिएक्शन अलोंग दिस तो सेम रहेगी, और इसके अलोंग 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर दो को ही रिजॉल्व करना है मेनली, बाकी रिजॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिंपल। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, ठीक है। देखिए बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रॉब्लम्स हैं, है ना, क्योंकि अगर इनको हम करेंगे नहीं तो फिर जो है आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी आप लोगों को, इसलिए बताना जरूरी है। ये क्वेश्चन है, ये ब्लॉक ऑफ मास m, क्वेश्चन है ये ब्लॉक ऑफ मास m इज एट रेस्ट ऑन ए रफ बेज एज सोन इन फिगर, what is the force exerted by the base on the block, right। डायग्राम इन्होंने बना दिया है। इन्होंने कहा है कि ये एक ठीक है ना, इस तरह से है, और इनका ये एंगल क्या दिया हुआ है, ये विजिबल और नॉट, ये एंगल थीटा है, और यहाँ पर ये मास है, m मास है इसका, ओके। क्या कहा है इन्होंने, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज एट रेस्ट, ये रेस्ट पर है, ऑन ए रफ बेज as shown in the figure, what is the force exerted by the base on the block।
अब बेस जो है इस पर कितना फोर्स लगाएगा, ये इन्होंने पूछा है। तो कितना फोर्स लगाएगा बताइए, कैसे करेंगे इसको सब। तो इसमें क्या करोगे आप, इस पे पहले तो ये देखिए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। तो ये सिंपल मौखिक सवाल है एक तरह से। देखिए इस पर वैसे इसका अलग से आप FBD बना लो, है ना, तो इसी में बना दे रहा हूं मैं। इस पर इसका वेट mg नीचे की ओर वर्क करेगा, और नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगी, इधर लगेगी। और कोई फोर्स होगा बताइए। अच्छा दूसरी बात क्या है, ये रफ प्लेन है, रफ बेज है, बात आई समझ में। तो अगर ये रफ है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक फ्रैक्शनल फोर्स भी लगेगा। अदरवाइज क्या होता, अगर ये रफ नहीं होता तो ये नीचे की तरफ स्लिप कर जाता, है ना। ये क्या करता है, नीचे की तरफ स्लिप करता। अब ये नीचे की तरफ स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई ना कोई फ्रैक्शनल फोर्स होगा यहाँ पर। बताओ, है ना। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, कर लो। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ये फ्रैक्शनल फोर्स है F, पहले तो इसको रिजॉल्व कीजिए, है ना। तो इसको अगर आप इसको आगे बढ़ाइए तो ये क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा। तो इसको रिजॉल्व कर लो पहले, ये बनेगा mg cos थीटा, ठीक है। और ये क्या होगा, mg sin थीटा होगा। बोलो, राइट। तो ये तो रिजॉल्व हो गया, अब आप इसको भूल जाओ। अब आपका मतलब होना चाहिए इसके अलावा, यानी कि ये जो फोर्सेस है, मोशन इज, अगर ये रफ नहीं होता तो मोशन इज अलोंग दिस साइड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ यहां पर, हमने देखा यहां पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये किसके इक्वल है, इक्वल्स टू mg cos थीटा, एंड दिस फ्रैक्शनल फोर्स ये किसके इक्वल है, mg sin थीटा के। क्यों, क्योंकि ये रेस्ट में है इस समय, है ना। अगर mg sin थीटा ज्यादा होता तो ये मूव कर रहा होता। तो रेस्ट में है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है। तो एक टोटल फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा, इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा ना। तो एफ नेट क्या हो गया, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर तो है ही है, नेट फोर्स इन दोनों का यही तो बना जाके। तो ये क्या बन गया, कर लो, एम जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बना, एम जी तो बन गया सीधे सीधे, ये बन गया, ठीक है ना। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉब्लम्स हैं। अब इतना सब कुछ हमें पढ़ना पड़ा न्यूटन्स लॉ की स्टडी से पहले, राइट। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे
स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉज की, फिर न्यूटन्स लॉज को कैसे यूटिलाइज करना है उसकी स्टडी करेंगे, देन फिर हम प्रॉब्लम्स पे आएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर करवाई है, ये सिखाया है बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपकी कमांड अच्छी हो जाए, राइट। कहते हैं ना कि वो मैकेनिक्स समझ में नहीं आती है, मैकेनिक्स को लेकर बहुत सारे जो है बहुत तरह की बातें होती हैं, है ना, बट वो तभी नहीं आती है समझ में ना, क्योंकि ये सब चीज़ें ढंग से क्लियर नहीं होती हैं, तो इसीलिए ये मुझे बताना पड़ रहा है, राइट। तो अभी न्यूटन्स लॉ भी हम लोग स्टडी करेंगे एंड फिर जो है प्रॉब्लम्स को फिर से हम आगे बढ़ाएंगे, राइट।